हैदर रिजवी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने पूरी एमक्यूएम को इस बात पे कायल किया, कोटा सिस्टम है ये महाजरों के लिए जरूरी है, नागुज़ीर है। ये मैंने कहा था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है। हजारों लोग मर गए कोटा सिस्टम के नाम पर और बाद में आप इसी चीज के लिए एमक्यूएम को कायल कर रहे थे और एमक्यूएम कायल भी हो गई। आज भी एमक्यूएम की पॉलिसी यही है, कोटा सिस्टम रहे। खालिद मकबूल भाई से पूछ लीजिए, अगर हैदर अब्बास रिजवी ने यक्का तन्हा पूरी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी पाकिस्तान और राब्ता कमेटी लंदन को कायल किया होगा, उसके किस कदर मजबूत दलाइल दिए गए होंगे। आप ये समझते हैं कि इस वक्त कोटा सिस्टम जो है वो महाजरों के हक में? बिल्कुल है, इसको कायम रहना चाहिए, बिल्कुल कायम रहना चाहिए। कमजोर लोग बुरे वक्त को पैदा करते हैं, बुरा वक्त मजबूत लोगों को पैदा करता है। एक सवाल और है, अगर इसका आप जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिएगा, नहीं देना चाहें तो नहीं दीजिएगा। कहा जाता है कि क्या हकीकत है कि आपको एक दफ़ा कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक सरबराह ने बुलाया और आप पे जो है बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए? ऐसा तो कई बार हुआ, मगर एक बार हुआ और उनसे मेरी बात हुई और इल्ज़ामात उन्होंने सिर्फ मेरे सामने रखे थे और मैंने उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए थे और जवाब देने के बाद मैं आ गया था। ठीक, उसके बाद बाहर चले गए थे? नहीं, उसके तो मैं अगले 1 साल बाद गया। और इस हवाले से और कोई तफसीलात अगर आप बताना चाहिए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मुनासिब हो गया। एक मरतबा आप बाहर से वापस आए, एक रात रुके और फिर आपको जबरी तौर पे फिर वापस भेज दिया गया था, ये क्या वाक़या था? और वो इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, वो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश पे दोबारा आपको भेजा गया था? जाहिर है कि मैं पार्टी ही की मर्जी से आया था। ठीक। और मुझे बुलाया गया तो मैं आया था और पार्टी ही की मर्जी से वापस गया। शायद कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था क्योंकि मैं गुलशन इकबाल से इलेक्शन लड़ता था और मेरा आखिरी हल्का गुलशन इकबाल था और उस वक्त इमरान खान साहब का कैंडिडेचर वहाँ से अनाउंस हो चुका था। तो फिर शायद पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी इस हवाले से। तो कौन लोग थे जिनकी ख्वाहिश? वो भी लोग पार्टी में इस टाइम? ये मेरे ख्याल से मुझे जो बताया गया था वो तो पार्टी से बताया गया था कि आपको वापस जाना है। मैं चला गया। ठीक हो गया। एमक्यूएम के अक्सरियती रहनुमाओं पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो 2 पट्टी की चप्पल में आए और अरबपति हो गए। इस सवाल के 2 हिस्से। पहली बात तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? और जो 2 पट्टी की चप्पल में आने वाले लोग थे, क्या उनमें आप भी शामिल हैं? हकीकत हाल तो ये है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैंने एपीएमएसओ ज्वाइन की थी तो नाज़िमाबाद 2 नंबर में 2H7/5 मेरे घर का एड्रेस था। उसमें हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। एक कमरा लैंटर्न की छत का था, एक एस्बेस्टॉस की छत थी उसकी। दोनों लैंटर्न नहीं थे, हमने किराए पे लिया हुआ था। वालिद हमारे साथ नहीं थे, हमारी वालदा ने हमें पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया और हम 3 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। हम लोअर मिडिल क्लास थे। हमने चाहे तलबा सियासत की, अपनी तालीम को कभी नहीं छोड़ा और तालीम में हम आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक कि 1994 में मेरिट पर हम आकर तमाम जो गिवन क्वालिफिकेशंस, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टोफल था, जीआरई था, ये सारी चीज़ें थी, वो पास करके अमेरिका अपने खर्चे पर जेब में $400 लेकर अमेरिका गए और वहाँ से डिग्री की और उसकी भी एक अलग तारीख। जाहिर है कि उससे पहले जो वक्त था उसमें हमने नौकरी भी की और एक मशहूर टेक्सटाइल मिल है कराची में, उसमें मेरी जॉब थी। तो हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी ऑर्गेनिक है और अगर आप ये देखना चाहें कि मैं कितना अमीर हूं तो मेरे असासाजात की तफसील मेरे कैंडिडेचर के साथ भी मौजूद थी और अब एफबीआर में भी। ठीक है, आपका हो गया। ऐसे लोग थे एमक्यूएम में जो 2 पट्टी की चप्पल में आए,
देखिए, दो चीज़ों को सामने रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी है कि दो पट्टी की चप्पलों में भी लोग आए थे, और ऐसे भी लोग थे जो जब एमक्यूएम में शामिल हुए तो वो अरबपति थे और बाद में वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा अर्ज करने का कुल ये मकसद है कि जिनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इंसान ग्रो करता है। जब मैं स्टूडेंट था, कराची यूनिवर्सिटी था, तो 13 रुपए लीटर पेट्रोल था, और मैं लियाकताबाद में एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाता था, जिसमें पहले मैंने खुद पढ़ा था, फिर पढ़ाता था। उस तरह पैसे जमा होते थे, कुछ गुजारा कर लेते थे। दूसरा भाई जॉब करता था जो मुझसे छोटा था, जिसका इंतकाल हो गया। तीसरे भाई को हमने ज़रा पैम्पर किया, क्योंकि जो मुश्किलात हमने देखी थी, वो छोटा भाई 5 साल छोटा था, तो उसको हम ज़रा अच्छा रखते, मतलब अपनी बिसात भर में अच्छा रखने की कोशिश करते थे। तो ये हमारी ग्रोथ है, और हमारी जो ग्रोथ है, अल्लाह का शुक्र है कि हर दाग है इस दिल में, बजुज़ दाग नदामत। सही। तो अगर बाकी कुछ, आप सहाफ़ी हैं, अच्छा, खुद खा सकते हैं आप जो चाहें। रज़ा हारून साहब ने हमारे साथ एक पॉडकास्ट की। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि जब 18वीं तरमीम बन रही थी तो एमक्यूएम के 2 नुमाइंदे उसमें शामिल थे, एक आप थे और एक डॉक्टर फारूक सत्तार। जब उनको राब्ता कमेटी ने बुलाया कि आप बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कोटा सिस्टम के हवाले से, तो हैदर रिजवी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने पूरी एमक्यूएम को इस बात पे कायल किया कि जो कोटा सिस्टम है ये महाजरों के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है, और कोटा सिस्टम अगर ख़त्म हो गया इससे महाजरों को नुकसान होगा। ये हज़ारों लोग मर गए कोटा सिस्टम के नाम पर, और बाद में आप इसी चीज़ के लिए एमक्यूएम को कायल कर रहे थे, और एमक्यूएम कायल भी हो गई बाशमूल लीडरशिप के। अच्छा, पहली तो जिम्मेदारी इसमें इल्ज़ाम आयद करने वाले के सर आती है। रज़ा भाई ने कहा नहीं, हाँ, तो रज़ा भाई खुद क्यों राज़ी हो गए? खुद क्यों राज़ी हुए? मतलब आज वो कायल करने वाले से सवाल कर रहे हैं। जब वो खुद कायल हुए थे रज़ा भाई, तो उन्होंने उसकी वजूहात नहीं बताई कि ऐसी क्या क्या दलाइल दिए होंगे हैदराबाद, क्योंकि मैं आज भी इस पर अपना फर्म बिलीव रखता हूं कि ऐसा ही है। कभी इसकी जुज़ियात में बाद में जाऊंगा, मगर हाँ, ये मैंने कहा था और मेरा आज भी मौक़िफ़ यही है। अगर कोटा सिस्टम उस वक्त का मसला था, कोटा सिस्टम अगर उस वक्त एबॉलिश होता या कभी ना बनता तो एक अलग बात थी, मगर जिस वक्त आते आते 2000, ये जो 18वीं तरमीम में 2009 में हुई है, उस वक्त तक ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल चुकी थी, और जो डेटा और स्टेटिस्टिक्स हमें बताते थे उसमें यही बेहतर था कि आप इसको कायम रखें ता वक्त ये कर। आज भी एमक्यूएम की पॉलिसी यही है, कोटा सिस्टम रहे आज भी। खालिद मकबूल भाई से पूछ लीजिए क्यों। तो एमक्यूएम जो बनी उसका बुनियादी सबब कोटा सिस्टम था। देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो उस वक्त के आपके नारे थे, अगर बाद में जाकर ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हुई, तो अगर उसमें आपने अपनी पॉलिसी शिफ्ट लेकर आए हैं, तो ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। आप अपनी कौम के लिए एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए पॉलिसीज को मुरतब करते हैं। और अगर हैदर अब्बास रिजवी ने यक्का तन्हा पूरी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी पाकिस्तान और राब्ता कमेटी लंदन को कायल किया होगा, तो ये आसान काम तो नहीं होगा, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। उसके किस कदर मजबूत दलाइल दिए गए होंगे, कितनी चीजों पर। ये जिस तरह को आपको इस बात पर सुनकर अचंभा हुआ, जाहिर है मैंने कुछ दलाइल तो दिए होंगे, कुछ आईनी होंगे, कुछ कानूनी होंगे, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ डेटा होगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई फ्यूचर विजन होगा। बेखुदी बेसबब नहीं। उनका कहना रज़ा भाई का ये था कि पीपल्स पार्टी ने सिखा के भेजा था कि आपने किसको रज़ा कायल करना है। अच्छा, तो फिर आज तक क्यों कायम है?
जब तो आज तरमीम का उसमें हिस्सा बन गया ना। इस सवाल देखें, इस ऐसा पर नहीं, भाई सवाल को हम ऐसा नहीं समेटते है। हैं। हैदर भाई, आप ये समझते हैं कि इस वक्त कोटा सिस्टम जो है वो महाजनों के हक में है? बिल्कुल है, इसको कायम रहना चाहिए? बिल्कुल कायम रहना चाहिए। अच्छा। देखिए, मैं आपसे इसका एक आसान सा जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है। आप एक ऐसे शख्स को मेरिट पर काम करने के लिए मुतय्यन कर दें जो खुद मेरिट पे ना हो। यानी कि आपने मान लीजिए एक डायरेक्टर है किसी इदारे का, और उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो मेरिट पे लोगों को सेलेक्ट करे, और वो खुद मेरिट का आदमी ना हो, क्या करेगा वो? तो अगर आप चीजों को मेरिट कर देंगे, आज जो कराची में लोगों की सूरत हाल है, कराची का बच्चा 55, 56, 58, 60 नंबर ले रहा है, और कहीं और का बच्चा 90, 95, 97 ले रहा है। हाँ, अगर यही मेरिट है सही है। कि अददी के इंटर में तुम्हारे नंबर कितने हैं? 97। तुम्हारे कितने हैं? 57। अब सीट किसको मिलेगी? प्रोफेशनल सीट 97 को या 57 को? बताइए। 57, 97। 97 को। अब 97 किस बुनियाद पर मिले हैं उसको? है कोई सोचने वाला इसके बारे में? किस बुनियाद पर 97 मिले हैं? कोई है सोचने वाला? बिल्कुल सही है। तो दलाइल तो मैं और भी बेशुमार दे सकता हूं। ठीक है। और अगर मैंने तन्हा पूरी एमक्यूएम को कन्विंस किया है तो कुछ तो होगा। हैदर भाई ये बताएं। और आप ये कहकर कैसे बरी जिम्मा हो गए कि हैदर रिजवी ने हमें कन्विंस कर लिया और हम हो भी गए, और फिर हमने इजाजत भी दे दी? उन्होंने पूरी लीडरशिप को उन्होंने कायल कर लिया। तो आप भी तो उसी लीडरशिप का हिस्सा थे जनाब। आप कैसे कायल हो गए थे? और अगर आपको ये घूसा लड़ाई के बाद याद आया है अच्छा, तो खुद तक महदूद रखिए। ठीक है। अरे बड़ा अहम सवाल है। ताबनाक माजी, भयानक हाल, ये एमक्यूएम का जवाल, इसके असबाब क्या है? देखिए, ये अव्वल तो मैं इसको जवाल नहीं कहूंगा। जवाल एक बहुत बड़ा लफ्ज है। एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल हाँ, मतलब मौजूदा सूरत बहुत, देखिए ये एक पूरी तारीख है। कुछ बुनियादी गलत फैसले, कुछ लीडरशिप का उस तरीके से तवज्जो ना देना जिस तरीके से तवज्जो दी जानी चाहिए थी, कुछ लोगों की खुदसरी, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स जो कि एमक्यूएम पर डाले गए मुख्तलिफ सूरतों में। उसके बावजूद भी अगर एमक्यूएम उस वक्त भी तमाम तर दबाव के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो ये भी मोजज़ा है भैया। आप मुझे बताइए, आप एमक्यूएम की तारीख बहुत अच्छी तरह जानते हैं फैसल। जो कुछ हमारे ऊपर गुजरी, एमक्यूएम के ऊपर गुजरी, अल्लाह ना करे 70 कुरान दरमियान के पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सियासी जमात के साथ वो तारीख दोहराई जाए जो हमारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता। खुदा दुश्मनों को भी महफूज रखे उन तमाम चीज़ों से। मगर ऐसा किसी और जमात के साथ अगर जरा सा भी प्रेशर आया, 3 दिन में बुर्ज उल्टे। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं। टीएलपी, पीटीआई तो सरवाइव कर रही है। पीटीआई नहीं, मैं उनकी मरकजी क़यादत, उनके तमाम लोग, जिस तरह वो शीराजा बिखरा है उनका 3 दिन में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ले सकता हूं, मगर वो तकरीबन सारे ही मेरे दोस्त हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, बहुत इज्जत है उनके लिए। मगर वो प्रेशर्स हमने 30-30, 35-35 साल बर्दाश्त किया है। मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी की बात है। अगर हैदर अब्बास रिजवी नहीं करेगा तो फैसल हुसैन का बेटा कर लेगा। कौमों की जिंदगियों में तारीख इसी तरह ही चलती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि एमक्यूएम पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, गुजर जाएगा, पुराना वक्त वापस आ जाएगा?
मतलब पुराना तो कोई वक्त वापस नहीं आता। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं फैसल, किसी दाना ने कहा है हाँ। दैट वीकर मैन, सुनी होगी आपने यह कहावत, कमजोर लोग बुरे वक्त को पैदा करते हैं, बुरा वक्त मजबूत लोगों को पैदा करता है, मजबूत लोग अच्छे वक्त को पैदा करते हैं, अच्छा वक्त फिर कमजोर लोगों को पैदा करता है, कमजोर लोग बुरे वक्त को जन्म देते हैं, बुरा वक्त फिर मजबूत लोग पैदा करता है, मजबूत लोग फिर सुनहरे दिन लेकर आते हैं, और यह सिलसिला अबद आबाद तक चलता रहता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह। चलिए जाइए, शाम तो अभी आपके ख्याल में ये जो बुरे वक्त की शाम है शुरू हो गई है या अभी दोपहर में, सुबह में? ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी फैसल। अच्छा।